हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है बिहार तत्व संग्रह। आज के सेशन में जो हम लोग करने वाले हैं बिहार तत्व संग्रह, जो इडिटोरिया के द्वारा जो बुक निकाला गया दोस्तों, ये सब्जेक्टिव बुक है दोस्तों। इसका हम पूरा मतलब कि अपने क्लास में करवा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसका दोस्तों प्राचीन इतिहास, अभी जो हम लोग का ये टॉपिक चल रहा है दोस्तों, प्राचीन इतिहास का जितना भी है दोस्तों, प्राचीन इतिहास का कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास में दोस्तों हम लोग मौर्य वंश तक का ख़त्म कर चुके थे दोस्तों। उसके आगे हम लोग कर रहे हैं पुष्यमित शुंग वंश, हम लोग स्टार्ट किए थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके आगे है दोस्तों, जो इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार तत्व संग्रह के नाम से, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। जो कि आपके आने वाली जो एग्ज़ाम है आगे, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 या बीपीएससी पीटी का 71st का जो है, सारे एग्ज़ाम में दोस्तों बिहार स्पेशल से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों हम लोग करवा रहे हैं अपने चैनल पे। ऑब्जेक्टिव जो कि एडिटोरिया के द्वारा ही निकाला गया है दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों चल रहा है इसका ऑब्जेक्टिव। एक सेट में दोस्तों पर डे दोस्तों 50 या 100 क्वेश्चन हम डेली करवाते हैं, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हम लोग आते हैं दोस्तों अपने चैनल पे। देखिए बोल रहे हैं, देखिए पुष्यमित के बारे में बोल रहे थे, पुष्यमित वंश के बारे में। देखिए पुष्यमित ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें दोस्तों पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित ने जो अश्वमेध करवाए थे दोस्तों, उसके पुरोहित कौन थे दोस्तों? पतंजलि। उसके पुरोहित पतंजलि थे दोस्तों। और बोल रहा है दोस्तों, पुष्यमित की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र, पुष्यमित की जब मृत्यु हो गई थी तो उसका पुत्र अग्निमित्र जो था 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है दोस्तों। इस वंश का दोस्तों अंतिम शासक जो था, इस वंश का अंतिम शासक दोस्तों देवभूति था। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था, देवभूति दोस्तों। अब हम लोग देखने वाले हैं कण्व वंश। देखिए कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने की थी दोस्तों। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके, देखिए कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने की थी देवभूति की हत्या करके। मतलब पुष्यमित वंश का जो शुंग वंश का जो शासक था, उसका अंतिम शासक था देवभूति। उसका हत्या करके वसुमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी, कण्व वंश की। वसुमित्र शुंगों के अमात्य मंत्री थे। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। कण्व वंश क्या था दोस्तों? ब्राह्मण वंश था। और इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ दोस्तों? सुशर्मा। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर, देखिए फिर सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया था। सुशर्मा का हत्या करके कण्व वंश का अंत कर दिया था दोस्तों सातवाहन वंश ने, जो कि कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। तब उसके बाद दोस्तों आया जो सातवाहन वंश। तब फिर कुषाण वंश। देखिए मौर्योत्तर काल में कमजोर होते राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ। इनमें सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक एवं पहलव आए। देखिए दोस्तों, कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ। इसमें सबसे पहले जो है दोस्तों हिंद यूनानी आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद तब पहलव आए। यूनानी, शक, तब पहलव लास्ट में आए। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे दोस्तों। भारत आने वाले विदेशी जो शासक था उसमें दोस्तों कुषाण सबसे अंतिम थे। कुषाण चीन के यूची तोखड़ी जाति से संबंधित थे। कुषाण जो थे चीन के यूची तोखड़ी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कुजुल कडफिसस। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक दोस्तों कनिष्क था। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी दोस्तों पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। कुषाण वंश की राजधानी दोस्तों पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी दोस्तों। देखिए अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, दोस्तों, वो कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था।
कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क के समय में ही दोस्तों गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन कश्मीर में करवाया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था दोस्तों। तो कनिष्क 78 ईस्वी में राजा बना, उसके उस अवसर पर शक संवत भी चलवाया था दोस्तों कनिष्क। और कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था दोस्तों। देखिए गुप्त वंश, उसके बाद आए गुप्त वंश दोस्तों। देखिए गुप्त वंश की स्थापना दोस्तों श्री गुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना दोस्तों श्री गुप्त ने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, जो कि श्री गुप्त ने की थी। और श्री गुप्त का उत्तराधिकारी दोस्तों घटोत्कच गुप्त। देखिए गुप्त वंश का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त हुआ दोस्तों, जो कि 280 से 320 ईस्वी तक था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसे महाराजा की उपाधि ली थी दोस्तों। घटोत्कच गुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। और दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक का शासन रहा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है दोस्तों। देखिए उसके बाद दोस्तों उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया दोस्तों। उसके बाद है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। गुप्त वंश का जो था दोस्तों वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। प्रथम गुप्त शासक था जिसने दोस्तों महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और देखिए घटोत्कच गुप्त जो था वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी दोस्तों। और चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला है दोस्तों देखिए बोल रहा समुद्रगुप्त दोस्तों। देखिए समुद्रगुप्त जो कि उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आए 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किए दोस्तों। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक शासन किए। इतिहासकार स्मिथ जो थे दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया। स्मिथ जो थे इतिहासकार उन्होंने ही बोला था भारत का नेपोलियन कौन है दोस्तों, तो समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने पर क्रमांक अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने पर क्रमांक अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। देखिए समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है दोस्तों। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है दोस्तों। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दोस्तों दरबारी कवि कौन था, तो हरिसेन था। और समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है दोस्तों। और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। और अगला है दोस्तों समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त दोस्तों वैष्णव धर्म को मानता था।
समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त द्वारा दोस्तों अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है। समुद्रगुप्त के बाद दोस्तों 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। देखिए, रामगुप्त की हत्या किसने की थी दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित किया था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अगला है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक शासन किए थे। 375 से 415 ईस्वी तक शासन किए दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। उसके बाद है दोस्तों कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्प वयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री दोस्तों फाहियान जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों 399 से 414 ईस्वी तक रहा था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था दोस्तों। फाहियान चीनी यात्री जो कि 14 वर्ष तक भारत में रहे थे और 399 से 414 ईस्वी तक। और चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे दोस्तों: कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, छपनक एवं भररुचि। अगला है दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम दोस्तों 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहे थे दोस्तों। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र जो है दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। स्कंदगुप्त देखिए दोस्तों, उसके बाद स्कंदगुप्त 415 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किए। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था दोस्तों। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुनों को मल्लेच्छ कहा गया है दोस्तों। देखिए, मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुनों को मल्लेच्छ कहा गया है दोस्तों। देखिए, स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया दोस्तों। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? विष्णुगुप्त। और गुप्त वंश के साथ मगध वंश का भी अंत हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने की थी।
बाद में हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक बालपुत्र देव ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया था। हेन त्सांग के यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे। जब हेन त्सांग यात्रा किए थे भारत का, तो इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य कौन थे दोस्तों? शीलभद्र थे। उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा 1510 शिक्षक थे दोस्तों। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र एवं व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। उसके बाद दोस्तों, इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा कुल 3 स्तरों पर होती थी। इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। इसके आर्थिक व्यय के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था, जो 3 भवनों को मिलाकर बना था। इन तीनों भवनों में कुल 90 लाख किताबें संधारित थी दोस्तों। इन पुस्तकों के नाम रत्नोदधि एवं रत्न सागर था। इन पुस्तकालयों के नाम थे दोस्तों 3 जो था, मतलब इसमें 3 भवन थे, तो तीनों भवन के नाम अलग अलग थे, जो तीनों को मिला के दोस्तों 90 लाख किताबें संधारित थी। देखिए, पहला था दोस्तों पुस्तकालय का नाम, पुस्तकालय भवन का रत्नरंजक, रत्नोदधि एवं रत्न सागर था। प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है। 2016 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया तथा नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कर 2014 ईस्वी से विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। और उसके बाद आगे है दोस्तों गुप्त प्रशासन। देखिए दोस्तों, गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विषय, ग्राम के रूप में किया गया था। देश, भुक्ति, विषय, ग्राम के रूप में किया गया था। देश का प्रधान गोप्ता, भुक्ति का प्रधान उपरिक्त दोस्तों, और विषय का प्रधान विषयपति तथा ग्राम का प्रधान ग्रामिक होता था दोस्तों। अर्थव्यवस्था गुप्त काल में कृषि सबसे प्रमुख आय का स्रोत थी। कृषि पर 1/4 से 1/6 तक कर प्राप्त किया जा सकता था दोस्तों। 1/4 भाग और 1/6 भाग प्राप्त किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग से भी कर प्राप्त किया जाता था दोस्तों, कृषि के अतिरिक्त। उसके बाद दोस्तों, गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह ताम्रलिप्ति था तथा सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन था। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्के को रुपयका कहा जाता था दोस्तों। आगे है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था। गुप्त काल का जो सामाजिक व्यवस्था था दोस्तों, गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार गुप्त काल में ही मिलता है। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है। इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हुई। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हुई। इस काल में 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है दोस्तों। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है दोस्तों 510 ईस्वी के।
गुप्त कला दोस्तों, गुप्त प्रशासकों के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। गुप्त कला में दोस्तों, गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण नागर शैली। देखिए, स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण नागर शैली, और उसके बाद दोस्तों गुफाओं का निर्माण तथा विहारों का निर्माण देखने को मिलता। उस समय भी दोस्तों नागर शैली में ही निर्माण होता था। गुफाओं के निर्माण में अजंता गुफा दोस्तों जो महाराष्ट्र में है, तथा बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है दोस्तों, का निर्माण गुप्त काल के दौरान ही किया गया था दोस्तों। इन गुफाओं से बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद गुप्त काल में दोस्तों साहित्य का विकास भी हुआ। इस काल की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है दोस्तों। देखिए, कालिदास द्वारा जो रचित पुस्तक है वो है दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमो वर्षियम दोस्तों। और विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था दोस्तों, और अमर सिंह द्वारा अमरकोश, शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम, और ब्रह्मगुप्त द्वारा दोस्तों ब्रह्म सिद्धांत, भारत का न्यूटन जिसे ब्रह्मगुप्त को कहा जाता था। वात्सायन द्वारा कामसूत्र लिखा गया था दोस्तों, और कामानंद द्वारा नीतिसार, आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया था आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका। इतिहासकार वे स्मिथ ने दोस्तों सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। पाल वंश देखिए दोस्तों, उसके बाद दोस्तों गुप्त काल के बाद दोस्तों पाल वंश का उदय हुआ। देखिए, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। गोपाल ने दोस्तों ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की थी। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था दोस्तों। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की थी। गोपाल ने किया था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भागलपुर में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में है दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए दोस्तों, सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है दोस्तों, का निर्माण भी धर्मपाल ने ही करवाया था, सोमपुर महाविहार का। उसके बाद दोस्तों धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया। धर्मपाल ने उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को दोस्तों अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनाने के लिए 5 गौ दान में दिए थे दोस्तों। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। देखिए दोस्तों, पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं विठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों। प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक एवं उसकी राजधानी दोस्तों देखिए वंश शासक और राजधानी। देखिए, बृहद्रथ वंश जो था दोस्तों, उसकी राजधानी थी गृहब्रज राजगृह, मगध की प्रथम राजधानी जो है दोस्तों। उदयन दोस्तों, बिंबिसार शासक था दोस्तों। बिंबिसार शासक का राजधानी था गृहब्रज राजगृह। बृहद्रथ का भी वही था दोस्तों। और उदयन राजवंश का उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी दोस्तों। और शिशुनाग ने वैशाली की स्थापना की थी। शिशुनाग, वैशाली और कालाशोक ने पाटलिपुत्र का, उदयन की राजधानी पाटलिपुत्र थी दोस्तों, और शिशुनाग का वैशाली, कालाशोक का पाटलिपुत्र
देखिए शिशुनाग का बीच में वैशाली हो गया, और उदयन का पाटलिपुत्र, कालाशोक का भी पाटलिपुत्र, नंद वंश का भी पाटलिपुत्र, मौर्य वंश का भी पाटलिपुत्र, कुषाण का पुरुषपुर एवं मथुरा, कुषाण का पुरुषपुर एवं मथुरा, गुप्त वंश का पाटलिपुत्र, गुप्त वंश का पाटलिपुत्र, पाल वंश का मुंगेर। देखिए पाल वंश का दोस्तों मुंगेर है, और गुप्त वंश का पाटलिपुत्र, और कुषाण का पुरुषपुर एवं मथुरा, मौर्य वंश का पाटलिपुत्र, नंद वंश का पाटलिपुत्र, कालाशोक का पाटलिपुत्र, शिशुनाग का वैशाली। शिशुनाग का वैशाली दोस्तों याद रखिएगा, शिशुनाग का वैशाली है, और कुषाण का पुरुषपुर एवं मथुरा, और पाल वंश का मुंगेर। और अगला है दोस्तों प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य। दोस्तों प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य, प्राचीन बिहार के प्रमुख साहित्य दोस्तों देखिए साहित्य लेखक और विशेषता। देखिए अर्थशास्त्र के लेखक दोस्तों कौटिल्य थे, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। राज प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है पुस्तक दोस्तों। और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष बौद्ध धर्म का महाकाव्य है दोस्तों। और प्रज्ञा परमिता के लेखक नागार्जुन है दोस्तों। शून्यवाद का सिद्धांत है इसमें। शियुकी दोस्तों, शियुकी के लेखक हेन सांग है। भारत का यात्रा विवरण है दोस्तों उसमें। इंडिका दोस्तों मेगास्थनीज का पुस्तक है। मौर्य साम्राज्य का विवरण है उसमें। और अगला है मिलिंद पन्नो जो कि क्या बोलते हैं नागसेन का पुस्तक है दोस्तों। मिलिंद पन्नो पुस्तक जो है दोस्तों नागसेन का है। इसमें है बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण दोस्तों। ललित विस्तार है दोस्तों, बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है दोस्तों ललित विस्तार में। और महावंश श्रीलंकाओं के राजाओं का वर्णन है दोस्तों। और जातक कथाएं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं दोस्तों। जातक कथाएं में महावंश में श्रीलंका के राजाओं का वर्णन, और ललित विस्तार में बुद्ध की लीलाओं का वर्णन। देखिए दोस्तों हमारा प्राचीन बिहार तत्व संग्रह का टॉपिक खत्म हुआ। और अगला दोस्तों कल करने वाले हैं मध्यकालीन बिहार, मध्यकालीन। तो दोस्तों वीडियो देखना मत भूलिएगा कल का। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए, किसी एक ग्रुप में दोस्तों इसको शेयर कीजिए ताकि किसी और का मतलब कि एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।